समय मुट्ठी में रेत की तरह फिसला जा रहा था। मुखर्जी नगर में साल कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। कमरे से कोचिंग और कोचिंग से कमरा आते जाते साल भर का समय बस घंटों भर का समय लगता था। समय का पहिया रुकता नहीं, यह सच यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों से बेहतर भला कौन जानता। यह पहिया न केवल रुकता नहीं बल्कि कितने नसीबों को अपने नीचे कुचलता जाता और कई की तकदीर इसे पहिए पर सवार होकर बहुत आगे निकल जाती। मुखर्जी नगर का संपूर्ण कालचक्र पीटी, मेंस और इंटरव्यू के बीच ही घूमता रहता था। इधर संतोष ने दिल्ली में रहना तय तो कर लिया था, पर अब उसके लिए दिल्ली में रहना आसान नहीं था। पिताजी ने अपनी तरफ से साफ कह ही दिया था कि अब दिल्ली में पढ़ाई के लिए खर्च भेजना उनके बूते की बात नहीं। संतोष ने भी अपनी ओर से वापस आने के लिए हाँ तो कर दिया था, पर महीने ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और पिताजी यह सोचकर हर महीने पैसे भेज दे रहे थे कि शायद अगले महीने संतोष वापस आ ही जाएगा। महीने में भेजी जाने वाली राशि आधी हो चुकी थी। कुछ पैसे माँ अपनी ओर से बचाकर भेज दे रही थी, जिसके बारे में संतोष के पिताजी को भी नहीं पता था। असल में माँ ने ही ढांढस देकर संतोष का दिल्ली में टिकने का मनोबल बनाए रखा था। संतोष इस बीच काफ़ी तनाव में रह रहा था। एक तो आईएएस में दूर दूर तक सफलता की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, दूसरी तरफ उसके पास इतिहास से स्नातक करने के अलावा कोई अन्य पारंपरिक डिग्री भी नहीं थी जिसके आधार पर वह और भी कहीं संभावना तलाशे। उसके पास वकालत, पत्रकारिता या एमबीए जैसी आपात डिग्री भी नहीं थी जिसके सहारे वह कहीं और किसी क्षेत्र में हाथ पांव मारे। संतोष तो देश के लाखों छात्रों की तरह पुरातन विश्वविद्यालयी अध्ययन परिपाटी का पारंपरिक छात्र था, जो या तो संयोग से आईएएस बनता है या फिर कुछ नहीं बनता है। आईएएस के समय जब देश में आयोजित किसी भी क्षेत्र की प्रतियोगिता परीक्षा में विज्ञान, तकनीकी, गणित और अंग्रेजी का महत्व बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा था, ऐसे में इन विश्वविद्यालयों से इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र जैसे विषयों को लेकर पढ़े छात्रों की डिग्रियां बस शादी के कार्ड में जिक्र करने के काम आती थीं। संतोष भी अगर यहाँ कुछ न कर पाता तो बाकी सारे दरवाजे बंद ही प्रतीत हो रहे थे। ऊपर से उस पर जल्द से जल्द दिल्ली छोड़ने का दबाव भी था। इन्हीं सब परेशानियों के बीच पढ़ाई को जारी रखते हुए एक और परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना इतना आसान नहीं था। पर नशा है आईएएस की तैयारी। जब तक उम्र और अटेम्प्ट हैं, एक बार आया लड़का ये दोनों गंवाए बिना मुखर्जी नगर से शायद ही वापस जाता था। संतोष ने भी आखिर जैसे तैसे करके खुद को तैयार कर ही लिया था इस बार की भी परीक्षा के लिए। आखिरकार हर साल होली, दशहरा, दीपावली की तरह अटल यूपीएससी के पीटी एग्ज़ाम का फॉर्म अपने नियत समय पर आ ही गया। गुरु के लिए भी यह परीक्षा जीवन मरण के समान थी। इतने सालों से दिल्ली में रहकर और लगातार असफलता के बावजूद भी वह आत्मविश्वास से भरा था और शायद वह अब तक इसलिए नहीं बिखरा था क्योंकि उसे हमेशा परीक्षा के प्रारंभिक चरण में आसानी से सफलता मिल जाती थी। वह 2 बार साक्षात्कार भी दे चुका था। उसे बस एक हल्के जोर की ज़रूरत थी और उसका भी बेड़ा पार हो जाता। इधर संतोष ने फॉर्म डालकर दुनिया से जैसे संपर्क ही तोड़ लिया था। बहुत दिनों बाद मनोहर से बात हुई थी संतोष की। एक बार फिर से सभी पीटी की तैयारी में जुट गए थे। वो मई का 16वां दिन था। पीटी की परीक्षा देकर गुरु और संतोष साथ ही निकले थे। और संतोष भाई, कैसा रहा पेपर? गुरु ने पूछा। वही पिछली बार की तरह ठीक ही गया है। अब परिणाम भी पिछले हर बार की तरह ना आए, यही दुआ कर रहा हूँ, कहकर संतोष हंसने लगा। साथ साथ गुरु भी। पीटी की परीक्षा के बाद परिणाम आने तक के बीच के समय का मुखर्जी नगर में अलग अलग तरह के छात्र वर्ग अलग अलग तरह से उपयोग करते थे। कई छात्र लगभग हर हिंदी भाषी राज्य का फॉर्म डालते थे और परीक्षा के बहाने हिंदी पट्टी का देशाटन करते थे। ऐसे केंद्रों में जयपुर, नैनीताल, भोपाल, शिमला सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले स्थान थे, जहां जाकर लड़का घूमने के दौरान 2-4 घंटे की एक परीक्षा देना भी पसंद करता था। एक ऐसा वर्ग था जो अपने स्कोर के बारे में आशान्वित रहता था। वह भले पढ़े नहीं, पर तत्काल जगह छोड़ता भी नहीं था। दिन से लेकर शाम तक और देर रात तक संभावित कट ऑफ पर चर्चा कर कमरे पर लौट आता और अधमने ढंग से मेंस के लिए एक आध किताबें मेज़ से बेड और बेड से मेज़ पर रखता उठाता।
एक वर्ग अपने पीटी को लेकर आश्वस्त वाला था, जो पीटी के अगले दिन से ही मेंस खातिर गंभीरता से तैयारी को अंजाम देने में लग जाता था। इस वर्गीकरण के आधार पर मनोहर देशाटन, संतोष 50-50 वाले और गुरु आश्वस्त वर्ग से था। 2 महीने गुजर गए थे। उन दिनों गुरु अपने किसी मित्र के यहाँ पटना में था। खाना खाकर उसने अभी बोतल खोली ही थी कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। गुरु ने फ़ोन उठाया। बस आधे मिनट की बात के बाद फ़ोन रख दिया। गुरु ने इस आधे मिनट में भी अपनी ओर से बोला कुछ भी नहीं था, केवल सुना। उसके बाद लगातार पैक बनाकर पीता गया। तभी मनोहर का भी कॉल आया। हेलो गुरु भाई शाम को जब से रिजल्ट आया तब से फ़ोन लगा रहा हूँ। संतोष का फ़ोन ऑफ आ रहा है, ज़रा देखिए ना कहाँ है। रूम पर तो है नहीं, मनोहर ने चिंतित होते हुए कहा। क्या? अरे हम तो अभी पटना में हैं। अरे ऑन हो जाएगा, कोई नहीं मरता फेल हो जाने पर यार। टेंशन मत लो, जाके देख लो रूम पर, वहीं सुतल होगा। अब हमारे जैसा पीकर थोड़े मन हल्का कर रहा होगा। जाओ देख आओ। हमारा अंतिम चांस माटी में मिल गया, सारा दर्शन खत्म हमारा, सारी गुरुआई भीतर चली गई हमारी, फिर भी जिंदा है ना, गुरु ने भरी और लड़खड़ाई आवाज़ में कहा। मनोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुरु को क्या हो गया है अचानक। क्या मजाक कर रहे हैं गुरु भाई, मनोहर ने कह डाला। ले बेटा, अबे मजाक तो किस्मत हमारे साथ की है भाई। हाँ मैं पीटी फेल हो गया हूँ, गुरु ने भरभराई आवाज़ में कहा और फ़ोन काट दिया। मनोहर को यकायक तो यकीन ही नहीं हुआ। अचानक उसे संतोष के ऑफ जा रहे फ़ोन का ख्याल आया। वह कांप गया, हाथ पैर हिलने लगे। वहीं तुरंत एक रिक्शा लिया और संतोष के कमरे पर गया। कमरे पर ताला झूल रहा था। झूलता ताला देखते ही मनोहर किसी अनहोनी की आशंका से भर उठा। मन में एक साथ कई ऊटपटांग विचार आने लगे। मनोहर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे, कहाँ जाए, कैसे खोज खबर ले संतोष की। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि संतोष पीटी फेल होने के कारण अचानक गायब हो गया है। अब वह किस अवस्था में है यह पता करना बहुत ज़रूरी था। साला 3 साल रहे साथ साथ, पर घर का भी नंबर नहीं लिए हम उसका, मनोहर ने मन ही मन सोचा। मनोहर किसी तरह संतोष के घर भी संपर्क करना चाह रहा था कि उसे वहां कुछ जानकारी मिले, पर यह भी संभव नहीं हो पा रहा था। हार कर उसी बेचैन अवस्था में मनोहर अपने कमरे पर गया। सारी रात मोबाइल तकता रहा कि कोई कॉल या मैसेज आ जाए संतोष का, पर एक एक कर 5 दिन गुजर गए। कोई अता पता नहीं लग पाया संतोष का। कुछ दिन बाद गुरु दिल्ली वापस लौटा। अपने आने के दूसरे ही दिन उसने सीढ़ियों से एक नए लड़के को उतरते देखा। क्या भाई, कहाँ आए थे? गुरु ने उस लड़के से पूछा। मैं अभी आया हूँ, 4 दिन पहले, ऊपर वाले फ्लोर पर रहता हूँ। लड़के के बोलते ही गुरु चौंक गया। क्या ऊपर वाले फ्लोर पर? अरे तो उसमें तो संतोष नाम का लड़का रहता था, मेरा दोस्त, गुरु ने कहा। नहीं भाई साहब, मुझे नहीं पता कौन रहता था कि नहीं रहता था, मुझे कमरा मिला मैंने ले लिया। ओके भाई, चलता हूँ, लड़के ने कहा और चल दिया। गुरु ने अगले ही क्षण फ़ोन निकालकर मनोहर को लगाया। अरे मनोहर, अबे भाई ये संतोष तो यहाँ कमरा छोड़कर जा चुका है, गुरु ने तेज़ी से कहा। क्या, कमरा छोड़ दिया? हे भगवान, चलिए मतलब ज़िंदा तो है ना? ओह, घर चला गया हो शायद। बताइए कहाँ गया? जहाँ भी गया एक बार मिल तो लेता, मनोहर ने कहा। संतोष कहाँ गया, कैसा होगा, यह वास्तव में किसी को भी नहीं पता चल पा रहा था। संतोष अभी लापता था, यह पहेली सुलझ ही नहीं पा रही थी। मनोहर और गुरु को अब इस बात का सुकून ज़रूर था कि संतोष चाहे जहाँ भी हो पर सुरक्षित है। गुरु ने मकान मालिक से फ़ोन पर बात की तो उसने भी बताया कि संतोष ने वहां आकर मकान छोड़ने की जानकारी दी थी और अपने बचे पैसे का हिसाब कर गया। इधर गुरु अपने सबसे ख़राब दौर से गुजर रहा था। वह एक चुका हुआ आदमी साबित हो चुका था। उसके अब IAS बनने के सारे अवसर समाप्त हो चुके थे। उसके अपने कई खास दोस्तों ने उससे किनारा कर लिया था, क्योंकि उन्हें लगता था गुरु हमेशा नकारात्मक बातें सोचता है, जिस कारण वह IAS नहीं बन सका और अब उसका असर उन पर भी न पड़ जाए। अब गुरु की आलोचनात्मकता में उन्हें गुरु का फ्रस्ट्रेशन नज़र आने लगा था। मुखर्जी नगर में सफलता और असफलता को लेकर 2 जुमले खूब चलते थे। जो सफल है उसे लेकर कहा जाता था इसमें कुछ तो है, जो असफल होता था उसे लेकर कहा जाता था इसमें कुछ तो कमी है। यहाँ आए हर व्यक्ति का मूल्यांकन बस इसी आधार पर होता था कि वह IAS में सफल है या फेल। यहाँ इससे इतर व्यक्तित्व की कोई खासियत मायने नहीं रखती थी। यहाँ IAS ना बनने को ही जीवन का समाप्त होना माना जाता था।
आप में अगर कोई अलग हुनर हो तो लोग हंसकर बोलते। गुरु अच्छा वक्ता था और अपने पिछले जीवन में कई संगठनों में काम कर चुका था, लेकिन मुखर्जी नगर में अब उसके लिए सारे द्वार बंद थे। वह अब यहाँ रहकर राज्यों की सेवा परीक्षा के लिए टिककर प्रयास करता रहे या यह जगह छोड़ अपने लिए कहीं और कुछ हासिल करने निकले। उसे यह निर्णय लेना था। इसी उहापोह में समय गुजरा जा रहा था। जिस परीक्षा में गुरु पीटी नहीं निकाल पाया था, अब उसी परीक्षा के अंतिम परिणाम आने का भी वक्त आ चुका था। गुरु के भी जानने वाले कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिए थे। अरसे बाद आज राय साहब ने मनोहर को फ़ोन किया था। हेलो, क्या मनोहर बाबू कैसे हैं? पहचाने? हम राय साहब बोल रहे हैं। एक पहचानी आवाज़ थी। अरे राय साहब, कहाँ भैया, साल भर पर फ़ोन कर रहे हैं आप? ये अननोन नंबर था ना, इसलिए पहचान नहीं पाए। फिर आवाज़ पकड़े तो हम कहें अरे ये तो राय साहब हैं। मनोहर ने उत्साह के साथ ज़ोर से कहा। आहो मनोहर जी, रुस्तम बताइए कि ई बार गुरु का पीटी भी नहीं हुआ? राय साहब ने पूछा। हाँ सही बताया। का बोले, भाग्य ही खराब था बेचारे का। मनोहर ने कहा। महाराज भाग्य छोड़िए, उसका बोली चाली भी खराब था। मतलब देखे नहीं थे, बात ऐसा करता था जैसे कि जिला नहीं देश चलाएगा। राय साहब ने बरसों की भड़ास निकाल कर कहा। अब छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, अपना सुनाइए। मनोहर ने बात काटते हुए कहा। पर राय साहब कहाँ मानने वाले थे। उनके जीवन में अभी नया कुछ भी नहीं था जो सुनाते, इसलिए वे तो लगातार देश दुनिया की जानकारी अपडेट करने में लगे थे। अच्छा हो, संतोष का क्या हुआ था मामला? कहीं सुसाइड कर लिया का? भारत का फ़ोन आया था, बता रहा था। बताइए, भगवान हमको माफ़ नहीं करेंगे, हम ही उसको दिल्ली का रास्ता दिखाए थे, रूम दिलवाए, सब सेट करवाए। हे भगवान, का किया ये लौंडा? राय साहब ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। पागल हो गए हैं क्या आप? क्या बक रहे हैं? अरे वो कहीं चला गया है, अब यहाँ नहीं रहता है। जहाँ भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा हम फ़ोन रखते हैं, अभी काम है कुछ। मनोहर ने जानबूझकर फ़ोन काट दिया। इधर कमरे पर गुरु आज अपनी कुंडली निकाल कर देख रहा था। आईएएस का योग आज भी स्पष्ट दिख रहा था। गुरु इस गोलमाल पर मुस्कुरा रहा था। उसने कुंडली समेट कर रख दी और बत्रा निकल पड़ा। आज 5 दिन बाद वह फिर घूमने निकला था बत्रा के लिए। इस बीच आईएएस का अंतिम परिणाम भी आ चुका था। बत्रा सिनेमा पहुंचते ही उसकी नज़र इस 3 मंजिली इमारत के सबसे ऊपरी छत पर गई तो आंख चौंधी आ गई। विश्वास कर पाना असंभव था उस पर, जो गुरु ने अभी अभी देखा और उसे लगातार देखे जा रहा था। लगभग 5 मिनट तक उस दृश्य को देखने के बाद उसने तुरंत कांपते हाथों से मनोहर को फ़ोन लगाया। अरे मनोहर मेरे भाई, जल्दी आओ, संतोष मिल गया है, गुरु ने लगभग चीखते हुए कहा। अरे क्या बोल रहे हैं, कहाँ मिला संतोष? मनोहर ने भी ज़ोर से कहा। आओ ना यार, बहुत ऊंचाई पर मिला है, बत्रा सिनेमा के सबसे ऊपर वाले छत पर है, गुरु ने बताया। उतना ऊपर क्या कर रहा है? उतारिए उसको, हम दौड़ कर आते हैं तुरंत, मनोहर ने कहा। अब उतना ऊपर जाके कोई नहीं उतारता, वह जहाँ दिखा है वहाँ से उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं उतार सकती। तुम आओ जल्दी, गुरु ने कहकर फ़ोन काटा। 10 मिनट के अंदर ही मनोहर दौड़ता हुआ गुरु के पास आया और फिर उसने भी जो देखा वह उसके लिए अकल्पनीय था। संतोष की फ़ोटो लगी हुई थी। वह आईपीएस बन चुका था। श्यामल सर की कोचिंग के हर पोस्टर में पूरे बत्रा पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी। अरे बाप रे, ये क्या है गुरु भाई, संतोष भाई आईपीएस बन गए? मनोहर खुशी से चिल्लाया। हाँ मनोहर, ये रेस का डार्क हॉर्स साबित हुआ। डार्क हॉर्स निकला हमारा संतोष, गुरु ने कहकर अपनी नम आंखें पोंछी। गर्दन अभी भी उसी पोस्टर की तरफ उठी हुई थी। मनोहर की भी आंखें वहीं टिकी थीं। ये डार्क हॉर्स का मतलब नहीं समझे हम गुरु भाई, मनोहर ने गुरु की तरफ देखते हुए पूछा। डार्क हॉर्स मतलब रेस में दौड़ता ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने भी दांव नहीं लगाया हो, जिससे किसी ने जीतने की उम्मीद ना की हो। वही घोड़ा सबको पीछे छोड़ आगे निकल जाए तो वही डार्क हॉर्स है मेरे दोस्त। संतोष एक अप्रत्याशित विजेता है। मैंने तुम्हारे आने से पहले श्यामल सर को और हर्षवर्धन सर दोनों को कॉल लगाया था। संतोष लगातार इन दोनों के संपर्क में था। पीटी होने के बाद ही उसने अपना कमरा संत नगर की ओर ले लिया था। उसने सर से भी अनुरोध किया था कि उसके बारे में किसी को कुछ न बताएं। जो भी हो, किस्मत पलट दी उसने। भाग्य को ठेंगा दिखाकर अपनी मेहनत से अपनी तकदीर खुद गढ़ ली इसने भाई, गुरु ने कहा। हाँ बॉस सही कहे, एकदम अंधेरे में रहा साल भर और ज़िंदगी भर के लिए उजाला कर गया मेरा दोस्त। चलिए अब नंबर ले लें सर से, इससे मिलकर इसे बधाई दिया जाए, अपने इस डार्क हॉर्स को।
मनोहर ने कहा। कोचिंग पहुंचते देखा संतोष वहीं बैठा था। एक दूसरे को देखते तीनों उछल गए। संतोष ने दोनों से माफ़ी मांगी और तीनों गले मिल खूब रोए। श्यामल सर की आंखें भी उन तीनों का साथ दे रही थीं। 6 साल बाद मनोहर अपने घर वापस आ गया था। उसकी अब शादी हो चुकी थी। मोतिहारी में सबसे बड़े सीमेंट व्यवसायी के रूप में वह एक पहचान बनाने की राह में था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ टीवी देखते हुए वह चैनल बदल रहा था कि एक न्यूज़ चैनल पर उसकी आंख टिक गई। उस पर एक नेता एक राष्ट्रीय पार्टी की ओर से प्रवक्ता के रूप में बहस कर रहा था। मनोहर की आंखें ठीक उसी तरह खुली रह गईं जैसे कभी संतोष की फ़ोटो देखकर बत्रा पर खुली रह गई थीं। मनोहर ने अपनी पत्नी से कहा, देख लो एक और डार्क हॉर्स। पत्नी ने एक नज़र मनोहर की तरफ देखा पर उसे कुछ समझ नहीं आया और वह वापस टीवी देखने लगी। सीमेंट बेचने वाले मनोहर की आंख में पानी आते ही जैसे यादें ठोस हो गईं। उसे गुरु की कही वो बात याद आ गई अचानक कि ज़िंदगी आदमी को दौड़ने के लिए कई रास्ते देती है। ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही रास्ते दौड़ें। ज़रूरत है कि कोई एक रास्ता चुन लो और उस ट्रैक पर दौड़ पड़ो। रुको नहीं, दौड़ते रहो। क्या पता तुम किस दौड़ के डार्क हॉर्स साबित हो जाओ। हम सब के अंदर एक डार्क हॉर्स बैठा है। ज़रूरत है उसे दौड़ाए रखने की जिजीविषा की। तो चलिए देखते हैं अगला डार्क हॉर्स कौन। कहीं वह आप ही तो नहीं।